सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में जारी NIRF 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर कौन है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे IIT मद्रास। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, हिंदी में बोलोगे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसको जारी करता है शिक्षा मंत्रालय। जैसे शुरुआत में मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से जानते थे, उसी ने इसकी शुरुआत की थी। 2025 में इस रैंकिंग का ये 10वां एडिशन है। इस बार 17 कैटेगरीज में इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग दी गई है। जो कुछ एक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ओवरऑल कैटेगरी में अगर बात करते हैं तो टॉप पे रखा है IIT मद्रास को, लगातार 7वें साल इस रैंकिंग में ये टॉप पर है, इस कैटेगरी में टॉप पर है। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कैटेगरी में IIT मद्रास ही टॉप पर है, और लगातार 10 साल से, मतलब शुरुआत से जब से रैंकिंग चालू हुई है तब से यही इसमें टॉप पे बना हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कैटेगरी में। वहीं मैनेजमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे तो टॉप पर IIM अहमदाबाद है। फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली वाला टॉप पर है। टॉप कॉलेजेस की बात करोगे तो हिंदू कॉलेज दिल्ली का टॉप पर है। लॉ इंस्टीट्यूट्स की बात करोगे तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो है बेंगलुरु का, वो टॉप पर है। टॉप यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो IIC बेंगलुरु हो गया, और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की बात करोगे तो एम्स दिल्ली हो गया। और एक ये याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, IIT मद्रास को टॉप पे रखा है। और ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये इस बार नई कैटेगरी को शामिल किया। मतलब हर बार 16 कैटेगरीज में ये रैंकिंग जारी करते थे, इस बार 17 किया, मतलब एक नई रैंकिंग जोड़ी गई है। तो यही एग्जामिनर पूछ सकता है कि वो नई रैंकिंग कौन सी जोड़ी गई है, या उसी में पूछ ले कि बताओ इस कैटेगरी में टॉप पर कौन है, तो IIT मद्रास है। बाकी मैंने 9 कैटेगरी आपको बता दी है, और PDF में आपको सारी कैटेगरी में शो कर दूंगा, तो एक बार आप रीड कर लेना PDF से। PDF डेली आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप सबको पता है। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन स्वर्ण, ये किस नदी के पुनर्जीवन के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया। तो कौन सी नदी है? स्वर्णमुखी नदी। तो अभी आंध्र प्रदेश में स्वर्णमुखी नदी को रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए भी ऑपरेशन स्वर्ण को शुरू किया गया है। यह ऑपरेशन आंध्र प्रदेश के तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या होगा इस ऑपरेशन में? मैंने बताया स्वर्णमुखी नदी को पुनर्जीवित करना है। और ये कैसे होगा? तो रिवर के आसपास के एरिया से कब्जे को हटाया जाएगा, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे हटाया जाएगा, और रिवर के फ्लो को फिर से सही किया जाएगा। स्वर्णमुखी नदी की बात कर ले, साउथ इंडिया की एक नदी है। ये एक स्वतंत्र नदी है, इंडिपेंडेंट रिवर है, मतलब ये किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये किसी की सहायक नदी नहीं है। और इस रिवर पर कल्याणी डैम भी बना हुआ है, जिसे 1977 में बनाया गया था। इसके ओरिजिन की बात करें तो ईस्टर्न घाट पलक्का तिरुपति जिले से निकलती है आंध्र प्रदेश के। ये लंबाई में बात करोगे तो 130 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और इसका मुहाना, मतलब कहाँ पर जाकर के गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। अब ये है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश लेकर के चलते हैं आपको, ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो गई है। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर हैं S अब्दुल नजीर, राजकीय पशु काला हिरण हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प चमेली, वृक्ष है नीम का, भाषा है तेलुगु। यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उगादी फेस्टिवल होता है, डेक्कन फेस्टिवल होता है, कुचिपुड़ी नृत्य होता है यहाँ का, क्लासिकल डांस। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांध है गोदावरी नदी पे, पुलिकट लेक एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और कोल्लेरू लेक भी यहीं पर है। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको और रिवाइज करवाएं तो नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? डांगेती जानवी, वो आंध्र प्रदेश से है। प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले का नाम क्या है? INS नीलगिरी, और इसको कहाँ पे तैनात किया गया? विशाखापत्तनम। और इसी तरह से फिर हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट 17A के तहत 2 और स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को नौसेना में शामिल कर लिया गया। उनके नाम है INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। कहाँ से? विशाखापत्तनम से। DG लक्ष्मी योजना शुरू हुई यहाँ। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ खुलेगा? अमरावती आंध्र प्रदेश में। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 ये हुआ विशाखापत्तनम में। ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 हुआ आंध्र प्रदेश में। अन्नदाता सुखी भव योजना यहाँ शुरू हुई। 28वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2025 हुआ विशाखापत्तनम में। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ये स्टैटिक प्रश्न बनेगा भाई मेरे, ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसी से संबंधित एक प्रश्न हमने पढ़ा था अभी कि देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व।
जो पश्चिम बंगाल में है। तो दूसरा तो करंट अफेयर्स वाला हिस्सा हो गया और फर्स्ट जो है ऑलरेडी वो स्टैटिक का पार्ट हो गया। उसके अलावा 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ की 41वीं वार्षिक बैठक या सम्मेलन होगा विशाखापत्तनम में। अभी 2025 वाला पूरी उड़ीसा में हुआ था। अभी स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन ये कहाँ पर शुरू हुई? आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला गिद्ध यानी कि वल्चर पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सही उत्तर होगा असम ने। तो अभी असम में भारत का पहला वल्चर पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम रखा है thevulturenetwork.org। इस पोर्टल को वी फाउंडेशन और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने मिलकर के तैयार किया है। इस पोर्टल में वल्चर के बारे में, गिद्धों के बारे में साइंटिफिक नॉलेज, अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और इसका यूज साइंटिफिक कम्युनिटी और रिसर्चर्स के द्वारा वल्चर के कंजर्वेशन के लिए किया जाएगा। ये जो वी फाउंडेशन है ना, ये इंडिया का एक फेमस एनजीओ है जिसकी स्थापना होती है फरवरी 2000। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। अच्छा, एनजीओ से मुझे याद आया, अभी कुछ दिन पहले, मुश्किल से 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि अभी 2025 का रमन मैग्सेसे अवार्ड एक भारतीय एनजीओ को मिला है और ये पहली बार है जब किसी भारतीय संस्था को, एनजीओ को ये अवार्ड मिला। उस एनजीओ का नाम क्या है ये आप बताइए। बाकी गिद्धों से ही कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं, जैसे कि गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र या आपको मिलेगा महाराजगंज यूपी में। अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस होता है 7 सितंबर को। और भारत में पहली बार हिमालय गिद्ध का कैप्टिव में जन्म कहां पर हुआ था? असम में। और केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसोलाइड और डाइक्लोफेनेक पर प्रतिबंध लगा दिया? तो गिद्धों के लिए। और मध्य प्रदेश ये भारत में सबसे अधिक गिद्ध आबादी वाला राज्य बन गया है। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कहां पर किया? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड को शुरू किया बिहार में। करने का उद्देश्य ग्रामीण की महिला उद्यमियों को कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा इसके तहत। इससे उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसके लिए केंद्र ने 105 करोड़ रुपए का फंड भी एलोकेट किया है। तो इससे क्या होगा? इससे राज्य में महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेगी। अब बात बिहार की है तो ले चलते हैं आपको बिहार। बिहार में है इलेक्शन, तो आइए ना हमारा बिहार में। तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस कब होता है? जब वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को। यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क मिल जाएगा, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लो। अभी भारत के परमाणु, इसको आप बोल दो स्मॉल मॉड्यूलर मिशन यानी कि एसएमआर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित होगा? बिहार। बिहार के नवादा जिले के रजौली में। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी अभी बिहार ने। बिहार के वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष गहन यानी कि पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करने की घोषणा की थी और इसे अभी किस राज्य में किया गया था? बिहार में। और एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 ये भी हुआ था बिहार के राजगीर में, जिसका मैस्कॉट था अशोक, जो रिप्रेजेंट करता है खरगोश को। मोदी जी ने बिहार में ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया था। ये गंगा नदी पर बना है 6 लेन पुल है और इसकी लंबाई है 1.865 किलोमीटर। उसके अलावा अभी 12वां मेंस एशिया हॉकी कप 2025 हुआ राजगीर बिहार में, जिसका मैस्कॉट है चांद, जो बाघ को रिप्रेजेंट करता है। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी अभी बिहार में शुरू हुई थी। तो बिहार से ये सभी प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में करम पूजा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा झारखंड। तो ये करम पूजा बोल दो या कर्मा पूजा भी बोलते हैं इसे, हर साल भाद्रपद यानी कि भादो महीने के शुक्ल में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार अभी ये 3 सितंबर को मनाया गया था। और इस दिन जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों की लंबी उम्र, करम या कर्मा नाम से एक पेड़ होता है, उसकी डाली की पूजा करती हैं। वैसे तो ये कई और राज्यों में मनाया जाता है जहाँ पे आदिवासी समुदाय रहते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा वगैरह में, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड में ये मनाया जाता है। ये झारखंड का है और मैंने आपको बताया इसमें जो करम पेड़ है उसके डाल की पूजा की जाती है। और ये जो करम पेड़ है ये आदिवासी मूल के लोगों का आराध्य वृक्ष माना जाता है। तो कर्मा पूजा या करम पूजा उत्सव याद रखना, ये झारखंड का है। कुछ और उत्सव मैं आपको आज रिवाइज कराता हूँ। देखो, जैसे कि देखो न्योकुम यूलो उत्सव ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में निशी जनजाति के द्वारा। अलिये लिगोंग उत्सव असम में मनाया
मिसिंग जनजाति के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सूफी महोत्सव जहान एक खुसरो मनाया गया नई दिल्ली में। हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 गुजरात के गांधीनगर में। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में। अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में मनाया जाता है, 10 दिनों तक चलता है। और इसी तरह से पोंगल उत्सव होता है तमिलनाडु में, 4 दिनों तक चलता है। सरुल फेस्टिवल ये भी झारखंड में होता है। ठीक है, तो ये सभी महोत्सव उत्सव भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसान कपास एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा हमारे जो कपड़ा मंत्री हैं, कौन? गिरिराज सिंह, उन्होंने ही। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, और अभी इन्होंने ही कपास किसान एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन एमएसपी पर कॉटन की खरीद को डिजिटल बनाने के लिए लाया गया है। यह एप्लीकेशन कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना होती है 1970 में। हेडक्वार्टर नवी मुंबई में मिलेगा। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये। आपको बताऊं, 2024 के आंकड़ों के अनुसार जो कपास उत्पादन में टॉप राज्य है वो गुजरात है। गुजरात में भारत का 27% कॉटन होता है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे तेलंगाना है। तो हमने कहा ये जो एप्लीकेशन है ये एमएसपी पर कॉटन की खरीद को डिजिटल बनाने के लिए लाया गया है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अच्छा, एमएसपी की बात करें, इसको डिसाइड कौन करता है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग इसको निर्धारित करता है। वर्तमान में गवर्नमेंट 22 फसलों की एमएसपी डिसाइड करती है। और एमएस स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? एमएसपी से ही। इसमें उन्होंने कहा था कि किसानों की लागत का 1.5 गुना एमएसपी उनको मिलना चाहिए। अच्छा, इन 22 के अलावा एक फसल ऐसी है जिसके लिए एमएसपी नहीं बल्कि एफआरपी होता है। एफआरपी मतलब फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य। गन्ने की वो फसल है। तो ये डेटा भी याद रखना, ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भी हाल ही में भारत के विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश ने किस देश के पहले फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो वर्ल्ड जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश ने अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में स्पेन के जो ग्रैंड मास्टर हैं, चेस प्लेयर हैं, एलन पिचोट, इनको हरा करके फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ये टूर्नामेंट पहली बार आयोजित हुआ था और उसको पहली ही बार में जीत लिया प्रणव वेंकटेश ने, जो कि भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, भारतीय चेस प्लेयर हैं। किसे हराया? स्पेन के प्लेयर एलन पिचोटा उनका नाम है। अब चेस की बात हो रही है, चेस से ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टैटिक और करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो याद रखना, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम है विश्वनाथन आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, और सबसे पहली बार इन्हीं को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1991-92 में। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं, और फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो एस विजय लक्ष्मी है। और पूछें ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कौन बनी थी? कोनेरू हम्पी। ये डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूँ। वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को। भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये खुलेगी भुवनेश्वर। अभी जो 2024 में 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में, वह उसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत विजेता रहा। अगला जो 2026 में होगा 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड, वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 को कोनेरू हम्पी ने जीता। और फिडे विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप में आर वैशाली ने ब्रोंज जीता। चेन्नई के डी गुकेश ने चीन के डिंग लरेन को हरा करके सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता था। ये प्रश्न आया एग्जाम में ये वाला प्रश्न भी आ चुका है। शतरंज खेल में 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने अर्जुन एरिगेसी। फिडे चेस वर्ल्ड कप जो होंगे 2025 में, ये भारत में होंगे। भारत में भी कहाँ? गोवा में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को जीता प्रणव वेंकटेश ने। जो आज वाला प्रश्न हमने पढ़ा ना, उसको भी प्रणव ने जीता है। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 जो हुआ था चीन में, उसको जीता चीन की प्लेयर जू वेंजुन ने। किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया? अफगानिस्तान। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 को मैग्नस कार्लसन ने जीता। चेस के नंबर 1 प्लेयर है, नॉर्वे से ही आते हैं। अभी तीसरा फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 जो जॉर्जिया में हुआ था, उसको जीता दिव्या देशमुख ने। कोनेरू हम्पी को रहा था। 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर फिर ये बन गई थी दिव्या देशमुख। पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 ये हुआ था रियाद सऊदी अरब में, जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने। और अभी 89 नंबर के हमारे चेस ग्रैंड मास्टर बन गए कौन? रोहित कृष्णा, तमिलनाडु से हैं। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है फिडे। फिडे की स्थापना होती है 24 जुलाई 1924, हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
हाल ही में जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन के कारण पहली बार किस देश के समुद्र तट बंद कर दिए गए? तो आंसर होगा स्पेन। तो जहरीले नीले ड्रैगन यानी कि समुद्री स्लग के कारण पहली बार स्पेन के समुद्र तट बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये जीव मनुष्यों के लिए खतरनाक होते हैं। ये आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय पानी में पाए जाते हैं और अभी स्पेन में बड़ी संख्या में ये पाए गए और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्री तापमान में वृद्धि को इन जीवों की विस्तार का एक संभावित कारण माना जा रहा है। ये जो जीव है ना, ये अपने शिकार जैसे कि जेलीफिश इससे विष चुरा लेते हैं और फिर अपने शरीर में जमा कर लेते हैं। इस कारण इनमें जहर होता है। ये जो नीला ड्रैगन है, समुद्री स्लग जिसे बोल रहे हैं, इसका साइंटिफिक नेम भी है ग्लोकस अटलांटिकस। अब बात स्पेन की हो रही है, तो ये रहा मैप में स्पेन। कैपिटल मैड्रिड हो गई, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज। कुछ और प्रश्न देखो स्पेन से। अभी यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। यूईएफए वुमेन्स नेशनल लीग 2024 स्पेन ने जीता, फ्रांस को हराया था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99 नंबर का मेंबर स्पेन ही बना था। C295 परिवहन विमान ये हम स्पेन से खरीद रहे हैं। स्पेन की जो एयरबस कंपनी है वो बना करके देगी। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष यानी कि संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाएंगे। और याद रखना, स्पेन ये यूरोप का पहला देश बना था जिसने मासिक धर्म अवकाश के लिए कानून बनाया था। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की घोषणा की है? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो अभी भारत ने वर्ष 2025-26 के लिए अफगानी छात्रों के लिए 1000 ई स्कॉलरशिप की घोषणा की है। उद्देश्य क्या है ये सब करने का? अफगानी छात्रों के बीच हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना। और ये पहल भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने शुरू की है। इसमें अफगानी छात्र ई विद्या भारती आई लर्न पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे भारत के 9 भारतीय विश्वविद्यालयों में आवेदन कर सकेंगे, जिससे उन्हें फ्री में ऑनलाइन क्लासेस मिल सकेगी इन कॉलेजेस की। और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले छात्र हैं अफगानी छात्र, उनकी उम्र 18 से लेकर 35 वर्ष तक होनी चाहिए। अफगानिस्तान की बात है तो अभी तो तालिबान शासन कर रहा है। ये रहा मैप में अफगानिस्तान। कैपिटल क्या होती है इसकी? काबुल होती है। करेंसी अफगानी। और अफगानिस्तान को एशिया का हृदय भी कहा जाता है। और भारत से अफगानिस्तान जाने के लिए 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, खैबर दर्रा और बुलंद दर्रा। और हमने अफगानिस्तान में भारत मैत्री बांध बनाया है, जिसे सलमा बांध भी कहते हैं या फ्रेंडशिप डैम कह दो। इसके अलावा भारत और इसी साल की स्टार्टिंग में भारत और तालिबान के बीच अब तक की सबसे उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी दुबई में। और अभी किस देश ने शतरंज चेस पर प्रतिबंध लगाया था? तो अफगानिस्तान ही आंसर होगा। वैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको डुरंड रेखा कहते हैं, डुरंड लाइन। अफगानिस्तान आप देखोगे तो भारत को भी हल्का सा यहाँ पे टच करता है और उसे भी डुरंड लाइन ही कहा जाता है, डुरंड लाइन का हिस्सा बोला जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय पहल किसने लॉन्च की है? तो आंसर होगा एपिडा ने। तो भारतीय पहल इसे लॉन्च किया एपिडा ने। एपिडा मतलब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। तो ये पहल नवाचार को बढ़ावा देने यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने और 100 कृषि खाद्य स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए और 2030 तक $50 अरब के कृषि खाद्य निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। भारतीय की फुल फॉर्म भी है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। एपिडा की बात करें, स्थापना होती है 1985 में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और उनका विकास करना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष अभिषेक देव। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अच्छा, इस प्रश्न में कुछ इनिशिएटिव्स हो गए, कुछ एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह वाले जो प्रश्न होते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, एक हमने पढ़ा था वेस्ट पिकर एनुमरेशन ऐप। इसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया था, जिसके मंत्री वीरेंद्र कुमार। सिंगल यूज प्लास्टिक चालान मोबाइल ऐप को हिमाचल प्रदेश ने। ड्रम ऐप को IIT खड़गपुर ने लॉन्च किया। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार AI ऐप और डिजिटल शिट्टीशाला ऐप को लॉन्च किया महाराष्ट्र। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बन गया जिसने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ दिया? मध्य प्रदेश। और उस पोर्टल का नाम क्या है? ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया। प्रतिभा सेतु पोर्टल को UPSC ने। GOI स्टेट्स
मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने, बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड वेब पोर्टल को लॉन्च किया सीडेक ने, सामूहिक प्रतिवेदन मंच नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया सेबी ने, अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल इसको पेट्रोलियम मंत्रालय ने लॉन्च किया, किस आईआईटी ने एआई संचालित शिक्षण ऐप टूटोच को लॉन्च किया, आईआईटी पलक्कड़, वेट फॉर विकसित भारत पोर्टल को नीति आयोग ने लॉन्च किया। कुछ और देखो, साबासार वेब पोर्टल को पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया और प्रतिभा सेतु पोर्टल को यूपीएससी ने, आदिवाणी ऐप को अभी जनजाति मंत्रालय ने लॉन्च किया है, भारत का पहला एआई आधारित ट्रांसलेटर है। उम्मीद पोर्टल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी क्विज अपलोड होती है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जाकर के प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एग्जाम टाइम पे इन चीजों को आप भूलो नहीं। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पीडीएफ डेली आपको मिल जाती है। कहां पर? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी भारत के महालेखा नियंत्रक कौन बने, तो ये टीसीए कल्याणी। फिर पूछा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 कहां पर होंगे? भारत में होंगे, नई दिल्ली में। फिर पूछा 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट, इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। और अन्नपूर्णा योजना ये कहां पर शुरू हुई? बेंगलुरु में। वार्षिक मिला पट्ट उत्सव का आयोजन हुआ जम्मू कश्मीर में। और अभी निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ हैदराबाद में। बाल वाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 और प्रशस्त 2.0 को लॉन्च किया एनसीईआरटी ने। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया कृति सेनन को। मास्टर कार्ड ने सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया इन्फोसिस के साथ। और आखिरी प्रश्न था यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत के राजदूत एम्बेसडर बने डॉक्टर दीपक मित्तल नाम है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था वित्त वर्ष 2024-25 में देश के कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है, तो सही उत्तर होगा 220.10 गीगावाट हो गई है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।